अरे आवाज जा रहा है तुम लोगों को? हाँ अब वहां पर ये दिखा रहा है ना, अब जा रहा है आवाज? यस सर। तो 10 बार तुमको बोलते हैं तो एक बार यस सर कहता है। कहाँ तक पढ़ाए थे लास्ट क्लास? लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ाए थे? सर EZ nomenclature। अच्छा, EZ नोमेनक्लेचर। तो हम लोग ये देख रहे थे, पहला हो गया था दैट वन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे थे। इसमें से पहला हम लोग देख लिए थे, दैट वाज द सीस ट्रांस नोमेनक्लेचर, ये हो गया था। दूसरा देख रहे थे, दैट वाज द EZ नोमेनक्लेचर। EZ नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर। तो ये बताए थे आपको, अगर याद हो, ये A, अगर B, अगर ये C है और ये D है, अगर ये हाई प्रायोरिटी का है और ये लो प्रायोरिटी का है, और ये अगर हाई प्रायोरिटी का है और ये अगर लो प्रायोरिटी का है, तो कौन सा आइसोमर बोलेंगे, E या Z आइसोमर? ये कौन सा आइसोमर होगा? Z आइसोमर। Z आइसोमर नहीं, E आइसोमर। E आइसोमर, E वाला। अच्छा हाँ, Z आइसोमर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Z आइसोमर। दिस इज कॉल्ड Z आइसोमर। और अगर ऐसा सिनारियो रहता था तो A और इधर B और इधर D और इधर E, इधर C, मतलब ये हाई प्रायोरिटी वाला और ये लो प्रायोरिटी वाला, और इधर ये लो प्रायोरिटी वाला और ये हाई प्रायोरिटी वाला। अगर हाई प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड रहता है तो हम उसको बोलते हैं E आइसोमर। इट इज कॉल्ड E आइसोमर। अगर हाई प्रायोरिटी वाला सेम साइड होगा तो Z आइसोमर, अगर हाई प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड होगा तो E आइसोमर। या ऐसे बोल लें, अगर लो प्रायोरिटी वाला अगर सेम साइड होगा तो Z आइसोमर, या लो प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड होगा तो E आइसोमर। अब हम लोग EZ हम लोग हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करते हैं? तो उसी के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसको हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए हमको एक रूल पढ़ना पड़ेगा। इसको लिखिए, प्रायोरिटी ऑफ ए ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ ए ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ ए ग्रुप is decided by CIP sequence rule। सीक्वेंस रूल, CIP क्या होता है? चान, इन गोल्ड, इल गोल्ड, प्रीलॉग, प्रीलॉग रूल बोलते हैं इसको। चान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल इसको बोला जाता है। ये रूल क्या है? ये रूल समझिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? if the atomic number ब्रैकेट में एटॉमिक वेट, if the atomic number ब्रैकेट में एटॉमिक वेट of atom in a group is high, is more than their priority is high। रूल नंबर 1 है, if the atomic number और atomic weight of atom in a group of first atom लिख दो, of first atom
of first atom in a group is more, then their priority is more. क्या बोलना चाहते हैं इसको समझे। जैसे मान लीजिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप लेते हैं, दिस वन इज फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है और ये है आपका क्लोरीन। ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है इस ग्रुप में, इस फ्लोरीन ग्रुप में इस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो हम बोलेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। मतलब क्लोरीन का प्रायोरिटी ज्यादा होगा फ्लोरीन से। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो, जैसे मान लो ये कार्बन है, फ्लोरीन क्लोरीन, ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। इन सब में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, बट अगर देखा जाए तो ट्रिटियम का जो मास होता है, मास जो होता है इसका 3 होता है, इसका मास 2 होता है और इसका मास 1 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाएगा। इसका मास नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ही सेम। अगर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो हम लोग एटॉमिक वेट से निकालते हैं। ट्रिटियम का एटॉमिक वेट ज्यादा है, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। रूल नंबर सेकेंड, अरे यार ये कहाँ, इंक कहाँ गया, इंक चल ही नहीं रही। पेन पेन नहीं चल रहा है। लाल वाला भी कहाँ है, लाल वाला भी खराब। जहां से जंप करके जाएगा, वहां पे क्या क्रिएट होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके फ्री हो गया, तो मतलब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्री मूवमेंट के साथ क्या होता है, करंट फ्लो होता है। रेड नहीं, ब्लैक ब्लैक, काला काला, इसमें नहीं, इंक लाइए, इंक लाइए, इंक कहाँ, इंक लाइए। यहाँ का तो जो वैकेंसी है वो फ्री कर, लेकिन जहाँ पे जॉब करा वहाँ पे फोर्स के लिए पॉजिशन को, ठीक है ना। फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक होल हमेशा प्रेजेंट, ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, एक होल क्या है हमेशा प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मूव करता ही है, साथ साथ क्या करता है, होल भी मूव करता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे एटम, सारे एटम मिला दो, हमने एक एटम मिलाया उसमें, और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकलेंगे जो जंप करके यहाँ से ऐसे से जंप करते हैं, वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। जितना होल क्रिएट होगा उतने एटम, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, और उसी के अकॉर्डिंग होल का भी मूवमेंट होगा, क्योंकि ये जो लैटिस में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स है ये अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह होल टू होल मूव कर देंगे। एक होल को क्लिक करेंगे, सारी बात समझ में। तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको कि एक ग्रुप में से एक एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी उतना ही ज्यादा होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, इफ एटॉमिक नंबर
of first atom of a group is same, then go for second atom, third atom till dot ऐसे जाते जाना है till first point of difference, जब तक डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको चलते जाना है। मतलब जैसे एग्जांपल देखिए, हमको इन दोनों ग्रुप में से प्रायोरिटी जानना है कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 का ज्यादा या 2 का। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बना देते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब देखिए ये नंबरिंग कैसे करेंगे, जो फ्री बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन है ये 1 है, ये 1, इससे जो भी जुड़ा है 2 है, और ये 2 से जो भी जुड़ा हुआ है 3 है। इसी तरह देखो ये फ्री बॉन्ड 1 कार्बन, इससे जो भी जुड़ा है 2 है। अब क्या देख रहे हो, इसका फर्स्ट कार्बन क्या है, कार्बन, इसका फर्स्ट एटम कार्बन है, इस ग्रुप का फर्स्ट एटम कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ ए ग्रुप इज सेम, इन दोनों ग्रुप का फर्स्ट एटम इज सेम। तो क्या बोल रहा है कि गो फॉर सेकेंड एटम, सेकेंड एटम में नहीं मिल रहा है थर्ड एटम, टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर मैं इसका सेकेंड एटम देखूं, सेकेंड एटम इसका क्या है बताओ, सेकेंड एटम हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है सेकेंड एटम, हाँ और इसका सेकेंड एटम क्या है बताओ, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, हाँ। हाँ तो अभी यहां पर देख रहे हो ऐसे, देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। अब ये कार्बन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इस कार्बन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का सर, क्लोरीन का। हाँ तो क्लोरीन का देखो यहाँ पर डिफरेंस मिल गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो हम बोलेंगे इस ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल भी समझ में आ गया होगा, सेकेंड रूल। अब हम लोग थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल है क्या, if there is a double bond or triple bond between the two atoms of a group, then it is hypothetically considered that it is connected twice or thrice with each other respectively. It is considered twice or thrice with each other respectively. ये क्या बोल रहा है, इसको समझिए। जैसे देखिए अगर मान लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन से, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है,
तो ऐसा बोला गया कि अगर फर्स्ट एटम सेकेंड एटम के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या बोला गया, ऐसा मानना है कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या होगा, इट इज कनेक्टेड ट्वाइस और थ्राइस विथ ईच अदर, मतलब ये कार्बन इस बगल वाला कार्बन के साथ 2 बार कनेक्टेड होगा। तो ये देखो, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बार कनेक्ट हो गया और एक बार और कनेक्टेड है। इसी तरह ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ 2 बार कनेक्टेड है, तो एक बार तो कनेक्टेड हो गया, एक और बार कनेक्टेड है। हाइपोथेटिकली आपको मानना पड़ेगा दिस कार्बन इज कनेक्टेड ट्वाइस विथ दिस कार्बन, और ये भी कार्बन भी इस कार्बन से 2 बार कनेक्टेड है। अगर इन तीनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो ये कार्बन इससे 3 बार कनेक्टेड है, एक बार, 2 बार, 3 बार। सिमिलरली ये कार्बन भी इस कार्बन से 3 बार कनेक्टेड है, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो अभी अगर हम पूछे, एक एग्जांपल अगर दे देते हैं कि आप मुझे बताइए इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 और 2 में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर पहले बना लो, ये हाइड्रोजन है, स्केलेटन पहले बना दिया। ऐसा देखा जा रहा है दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन ट्वाइस, तो एक बार और एक और बार। ये कार्बन भी इस कार्बन से 2 बार कनेक्टेड है, तो ये तो एक ही बार हुआ, ये दूसरा बार। इसी तरह यहां पर भी बनाना पड़ेगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बार कनेक्टेड है, एक बार, 2 बार, 3 बार। ये कार्बन भी इस कार्बन से 3 बार कनेक्टेड है, तो एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार। अब यहां पर देखें, इसको नंबरिंग कर ले, 1 2 2 2 से जोड़ जुड़ा है, ये भी 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3। अब यहां पर देखो पहला एटम दोनों का सेम है, सेकेंड एटम देखो, सेकेंड एटम क्या है, कार्बन है हाइड्रोजन से। यहां पर सेकेंड एटम देखिए, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो अभी बताओ किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इस ग्रुप का या इस ग्रुप का। देखो 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है या हाइड्रोजन का, तो हम बोलेंगे कार्बन का। इसलिए हाँ, इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर ये होगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, इन तीनों रूल को ध्यान रखिएगा कैसे, तो आप इजिली किसी भी ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ई जेड नोमेनक्लेचर को डिसाइड करने में लगाते हैं। तो देखो अभी मैं एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख रहा हूं, तो देखो इस कार्बन के अलोंग जो 2 ग्रुप है, फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, बताओ मुझे, फ्लोरीन क्लोरीन में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा। अरे यार अभी अभी तो बताया हूं, देखो ना प्रायोरिटी, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ये इसका हाईयर प्रायोरिटी, ये लोअर प्रायोरिटी। इन दोनों में बताओ प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, इस कार्बन के अलोंग ब्रोमीन और आयोडीन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ब्रोमीन और आयोडीन में। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और इसका 35 होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका हाई है, तो ये हाई प्रायोरिटी और ये लो प्रायोरिटी। तो अभी बताओ अगर हाई प्रायोरिटी सेम साइड रहता है तो क्या बोलते हैं, ई आइसोमर या जेड आइसोमर, इट इज कॉल्ड जेड आइसोमर। ये क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर, क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाला एक साइड आ गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम बोल देते हैं कि किसी कार्बन के अलोंग इसका हाईयर प्रायोरिटी है, इसका लोअर प्रायोरिटी है,
इसके अलोंग भी इसका हायर प्रायोरिटी है, लोअर प्रायोरिटी है। अगर इसका ट्रांस आइसोमर बनाना रहता, अगर इसका ई आइसोमर बनाना रहता है तो क्या करते? इसका ई आइसोमर बनाना रहता तो क्या करते हैं? देखो सिंपल है, हम इसको एज इट इज रख दिए और इसको क्या कर दिए? रोटेट कर दिए। अब ये क्या होगा? हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो गया तो क्या हो जाएगा? ई आइसोमर। तो आप किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो ये भी ओवर हो गया कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसको सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई। पहला प्रॉपर्टी है दैट वन इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, क्या ये बताओ ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर? कैसा आइसोमर है, सिस या ट्रांस? अगर सिमिलर ग्रुप एक साइड होता है तो इसको सिस आइसोमर बोला जाता है। कुछ पढ़ाना नहीं है, ऐसे ही। अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आता है तो ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर। देखो आप ध्यान रखना, ये जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो डायपोल मोमेंट का ऐसा डायरेक्शन होगा। ये क्या बता रहा है? ये मिथाइल जो ग्रुप है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसी तरह ये भी मिथाइल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी तरह ध्यान रखना है, जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन्स मतलब क्या? हाइड्रोजन्स मीन्स क्या समझते हो? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन्स हैं। जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हाइड्रोजन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो अभी इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाऊं तो क्या होगा? देखो, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ डायपोल मोमेंट। ये दिस इज द डायपोल मोमेंट डायरेक्शंस। तो क्या देख रहे हो? आपको पता है कि डायपोल मोमेंट में बता चुका हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? इन दोनों वेक्टर के बीच क्या हो गया? 0 डिग्री का एंगल हो गया, कैंसल हो गया। इसलिए इसका जो नेट डायपोल मोमेंट आता है, इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 आता है। और इसका नेट डायपोल मोमेंट कैसा होगा? देखो ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कुछ ऐसा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब इसका जो म्यू नेट होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या देखें, ये जो म्यू ऑफ ट्रांस था, म्यू ऑफ ट्रांस दैट इज लेस देन म्यू ऑफ सिस। तो यही डायपोल मोमेंट आप देखा कि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। क्यों होता है? लॉजिक समझा दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको समझना है दैट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये ध्यान रखना है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा मॉलिक्यूल्स के बीच उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा और आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे इसी क्वेश्चंस में ये जो पहले क्वेश्चन था, अगर मैं इसको 1 बोल दूं और या 2 बोल दूं
तो यहां पर क्या बोलोगे, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ट्रांस का कम है, सीस का ज्यादा है। सीस आइसोमर का देख रहे हो ना, सीस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो हम इसका बोल सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। और ये थर्ड जो होता है दैट वन इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान रखना है, ये जो ट्रांस आइसोमर होते हैं, ट्रांस आइसोमर हैज higher melting point as it is more symmetric ट्रांस आइसोमर जो होते हैं ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं, इसी कारण जो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर का जो होता है दैट वन इज हायर एज कंपेयर टू सिस। ये चीज ध्यान रखना है कि ट्रांस आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिक होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। बट इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सिस आइसोमर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ट्रांस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट वन इज कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ये नेक्स्ट जो लिखना है दैट वन इज क्या, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, तो ये क्या होता है इसको समझे पहले, तो इसको लिखे, पहले लिख लो, पहले ये समझ लो कन्फॉर्मेशन मतलब होता क्या है। कन्फॉर्मेशन मतलब होता है आइडेंटिकल। क्या होता है, आइडेंटिकल। कन्फॉर्मेशन का मतलब होता है आइडेंटिकल। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, इन इथेन there are infinite non-isolable conformer are possibles on rotating carbon-carbon single bond about 360 डिग्री। ये क्या बोला जा रहा है इसको समझे, ये इथेन मॉलिक्यूल्स है। ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है, इथेन मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है कि कार्बन कार्बन, अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करेंगे, ये इथेन मॉलिक्यूल्स है, ये कार्बन, ये भी कार्बन, और ये सब हाइड्रोजन है आपका, ये सब हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। तो अगर मैं देखो यहाँ पर, अगर मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसको हम अगर रोटेट करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत सारा कॉन्फॉर्मर मिलेगा। ये कॉन्फॉर्मर है। अगर हम इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट करें, इसको पकड़ कर, ये इसको पकड़ लिए और इसको रोटेट किए, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशंस करेंगे, तो आपको डिफरेंट कन्फॉर्मर्स मिलेगा। और ये सब जो कन्फॉर्मर होते हैं क्या होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं, और ये नॉन आइसोलेबल होते हैं। मतलब एक कन्फॉर्मर और ये जो दूसरा कन्फॉर्मर रोटेट कर कर बनाओगे, ये दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसलिए लिखा गया नॉन आइसोलेबल। मतलब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड विथ ईच अदर, क्योंकि ये सब क्या है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि कन्फॉर्मर का मतलब ही होता है आइडेंटिकल्स। तो इस कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्शन सीखना पड़ेगा, दैट इज सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले आप लिखें
प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, पहला प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ना है, दैट वन इज 100 हॉर्स, 100 हॉर्स प्रोजेक्शंस, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शंस में क्या है ना, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है, देखो हम ये इथेन का ही 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना रहे हैं, इथेन का ही 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो ये समझिए हम क्या करेंगे ना, 100 हॉर्स प्रोजेक्शंस में ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम थोड़ा टिल्टेड बना लेंगे। दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ये भी कार्बन। अब इसके अराउंड 3 ग्रुप कौन कौन है, देखो इसके अराउंड एक ग्रुप, रुक जाओ थोड़ा सा, इसके अराउंड 3 ग्रुप कौन है, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये देखो ये कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, ये उल्टा क्यों बन रहा है, रुक जाओ। देखो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस इज द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये जो दो यहाँ पर देख रहे हो आप, इसके अराउंड 3 ग्रुप कौन कौन सा है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये पहला वाला कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन, ऐसे लिख देता हूं, और ये 2 नंबर कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन। यहाँ पर 3 ग्रुप कौन है, ये एक हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब ये बताओ, जैसे ये प्रोजेक्शन कुछ कैसा है, देखो ये कुछ ऐसा है, देखिए ये टिल्टेड कर दिया हूं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अच्छा ये बताओ, ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन दिखाई आपको दे रहा है, ये जो नीचे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, क्या हमको पीछे वाला हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा, बताओ। मतलब जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, क्या हम अगर इधर से हम देखेंगे तो क्या हमको ये पीछे वाला हाइड्रोजन दिखाई देगा या नहीं? No, sir. नहीं दिखाई देगा। ये भी हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा, ये भी हाइड्रोजन जो पीछे वाला है नहीं दिखाई देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं ना, दिस इज द एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, नाम सुने हो सोलर एक्लिप्स। तो ये क्या होगा, एक्लिप्स मतलब ढक जाना। ये फ्रंट कार्बन अगर हम ऐसे देखेंगे तो पीछे वाला ये तीनों ग्रुप, तीनों हाइड्रोजन दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या एक्लिप्स्ड फॉर्म बोला जाता है, ये इसका एक्लिप्स फॉर्म है। और अगर देखो इसको हम रोटेशन कर सकते हैं ना, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल्स है। यहाँ पर जैसे रोटेशन कर रहे थे ना, रोटेशन करेंगे हम, फ्रंट कार्बन को ऐसे ही रख रहे हैं और ये पीछे वाला कार्बन को रोटेट करेंगे। इस कार्बन को हम ऐसे ही रखे हुए हैं और पीछे वाला जो ग्रुप है ना, इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ऐसे कर लो, देखो ये एज इट इज है, ये फ्रंट कार्बन एज इट इज, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन्स। हम पीछे वाला कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन करते करते कुछ ऐसा एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, देखो रोटेशन करते करते इस तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, देखो ये फ्रंट कार्बन ऐसा है कुछ, ये फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, पीछे वाला में क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऐसा है और 2 हाइड्रोजन इस तरह हो गया। तो क्या अभी अगर हम फ्रंट कार्बन से देखेंगे तो क्या पीछे वाला तीनों ग्रुप दिखाई देगा हमको, देगा ना इस केस में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस इज हाँ सर, स्टैगर्ड, हाँ स्टैगर्ड फॉर्म, इसको बोला जाता है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म बोला जाता है। ये एक्लिप्स फॉर्म और ये स्टैगर्ड फॉर्म। इसी तरह आपको बहुत सारा कॉन्फॉर्मेशन बना सकते हो। चलो तो ये समझ में आ गया।
ये आपका सॉहर्स प्रोजेक्शंस है। एक दूसरा प्रोजेक्शंस भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शंस मैं बनाना सिखाता हूं, देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शंस। न्यूमैन प्रोजेक्शंस, तो न्यूमैन प्रोजेक्शंस में क्या करते हैं ना, ये जो फ्रंट कार्बन होता है, इसको ध्यान रखना, फ्रंट कार्बन को हम डॉट से दिखाते हैं, और जो रियर कार्बन होगा, पीछे वाला कार्बन होगा, उसको हम सर्कल से दिखाते हैं। क्या मैं बोला, देखो जैसे ये मेरा फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन को हम क्या करेंगे, डॉट से दिखा देंगे, ये मेरा फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन पर 3 ग्रुप कौन कौन है, तीनों ग्रुप को दिखा दिए। ये फ्रंट कार्बन पर 3 ग्रुप हमको ऐसे दिखा दिए, चलो ये फ्रंट कार्बन पर तीनों ग्रुप। रियर कार्बन, जो पीछे वाला कार्बन है, इसको कैसे दिखाना है, सर्कल से दिखाना है। ये पीछे वाला कार्बन है, पीछे वाला पर 3 ग्रुप कौन कौन है, देखो ये जो पीछे कार्बन पर 3 ग्रुप ऐसे दिखा देता हूं, देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे है, मतलब ऐसा कुछ है, देखो ये फ्रंट कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन है। यहां पर 3 ग्रुप है, देखो यहां पर 1 2 3, और ये पीछे वाला पर एक ग्रुप यहां पर हाइड्रोजन जो रेड कलर से दिखाया गया है, 2 3। अब मुझे ये बताओ, ये एक्लिप्स फॉर्म है या स्टैगर्ड फॉर्म है? ये जो प्रोजेक्शंस हम बना रहे हैं, ये एक्लिप्स फॉर्म है या स्टैगर्ड फॉर्म? क्या आपको फ्रंट वाला ऐसे हम देखूं तो क्या हमको पीछे वाला हाइड्रोजन दिखाई देगा क्या? रेड कलर वाला No, sir. हाइड्रोजन दिखाई देगा? नहीं देगा। इसलिए ये कैसा फॉर्म है, ये आपका स्टेगर्ड फॉर्म है। कौन सा, सॉरी एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म। अच्छा ये बताओ, एक एंगल होता है जिसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। डायहेड्रल एंगल क्या है, देखो जैसे आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये फ्रंट कार्बन, डॉट वाला कार्बन, और यहां पर ये हाइड्रोजन ब्लैक कलर का जो ये बनाया गया है यहां पर। इसी तरह ये पीछे वाला कार्बन, ये रेड कलर का हाइड्रोजन, ये फ्रंट हाइड्रोजन, ये पीछे वाला हाइड्रोजन। ये जो एंगल आपको एंगल जो देख रहे हो ना, ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल मतलब ये जो एंगल आप देख रहे हो इन दोनों के बीच, ये एंगल जो आप देख रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल। अच्छा ये बताओ, इस केस में डायहेड्रल एंगल कितना होगा बताओ? 0 डिग्री होगा। क्या समझ में आ रहा है? 0 डिग्री। ये फ्रंट CH बॉन्ड और ये बैक वाला CH बॉन्ड, इसके भी जो एंगल हमको दिखाई दे रहा है 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री। तो इसको हम लोग पहले क्या बोलेंगे, एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म। क्यों एक्लिप्स फॉर्म बोला, बता दिया। और एक्लिप्स फॉर्म में ये ध्यान रखना है, डायहेड्रल एंगल ये क्या होता है, मैं लिखा दूंगा। डायहेड्रल एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ये डायहेड्रल एंगल क्या होता है, मैं देखो डायहेड्रल एंगल ये मैं लिखा दूंगा। इट इज द इंटरफेशियल एंगल बिटवीन, इट इज द इंटरफेशियल एंगल बिटवीन फ्रंट CH bond and rear CH bond. It is the interfacial angle between front CH bond and rear CH bond. That is called interfacial angle. और अगर इसका स्टेगर्ड फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे, देखो ये आपका फ्रंट कार्बन एज इट इज, फ्रंट कार्बन एज इट इज। अब रियर कार्बन देखो बना रहे हैं हम फ्रंट कार्बन को पकड़कर रियर कार्बन को घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो एक ऐसा सिनारियो आएगा, देखो ये जो रेड कलर से बना रहा हूं, ये पीछे वाला कार्बन घुमा रहे हैं, इसको घुमाने से एक ऐसा आ सकता है सिनारियो, देखिए मतलब क्या है, देखो यहां पर समझो, ये फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन। अभी ये फ्रंट CH बॉन्ड है और ये रियर CH बॉन्ड यहां पर है, ऐसा कुछ
रियर सी एच बॉन्ड। तो अभी बताओ, अभी डायहेड्रल एंगल कितना होगा बताओ, डायहेड्रल एंगल कितना होगा? ये यहां पर है और ये जो रियर सी एच बॉन्ड इतना है, मतलब ये जो डायहेड्रल एंगल होगा, ये जो एंगल आप देख रहे हो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। फ्रंट सीएच और रियर सीएच के बीच जो एंगल बन रहा है उसको वो 60 डिग्री है। और ये आपका स्टेगर्ड फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड फॉर्म बोला जाता है, स्टेगर्ड फॉर्म। अगर आपका डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा तो हम उसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? स्टेगर्ड फॉर्म बोलेंगे। अगर आपका डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। अब ये देखो, एक्लिप्स फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म के बीच बहुत सारा कन्फॉर्मेशन पॉसिबल्स है। अगर हम मान लो कि पीछे वाला कार्बन को 1 डिग्री से घुमाएंगे तो भी कन्फॉर्मेशन मिलेगा, अगर 2 डिग्री से घुमाएंगे तो भी मिलेगा, 3 डिग्री से घुमाएंगे तो भी मिलेगा। इसी तरह 0 से 60 डिग्री तक बहुत सारा कन्फॉर्मेशन पॉसिबल्स है। और ये सब इनके बीच में जो भी कन्फॉर्मेशन आता है उसको हम स्क्रू या गौचे कन्फॉर्मर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डायहेड्रल एंगल क्या होता है? डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल, इसको DHA से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज द इंटरफेसियल एंगल बिटवीन front CH bond and rear CH bond, front CH bond and rear CH bond, ये डायहेड्रल एंगल होगा। ये मैं बता दिया कि डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता है किस केस में? एक्लिप्स फॉर्म में। और डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री किस केस में होता है? स्टेगर्ड फॉर्म में। स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, स्टेगर्ड फॉर्म। अब ये दूसरा एक टर्म यूज किया था कि बिटवीन स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म देयर आर इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेट्स आर पॉसिबल। लिख लीजिए, दैट इज स्क्रू, या इसको बोलते हैं गौचे, गौचे कन्फॉर्मर। ये क्या होता है? देयर आर इनफाइनाइट conformational isomer are possible between eclipse form and staggered form। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रू या गौचे कन्फॉर्मर। इन दोनों के बीच इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पॉसिबल्स है, उसको हम लोग स्क्रू या गौचे कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। एक टर्म होता है यहां पर, आप समझ लें, टॉर्जिनल स्ट्रेन। टॉर्जिनल स्ट्रेन, ये टॉर्जिनल स्ट्रेन क्या होता है इसको समझें। टॉर्जिनल स्ट्रेन, देखो टॉर्जिनल स्ट्रेन, टॉर्जिनल स्ट्रेन, टॉर्जिनल स्ट्रेन, टीएस इसको बुलाया करते थे, टीएस, टॉर्जिनल स्ट्रेन। टॉर्जिनल स्ट्रेन क्या होता है? देखो, इट इज द रिपल्सन बिटवीन, इट इज द रिपल्सन बिटवीन
repulsion between electron pair of, it is a repulsion between electron pair of adjacent bond, adjacent bond, adjacent bond. It is the repulsion between electron pair of adjacent bond, उसको हम टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। और एक होता है वेंडर वाल स्ट्रेन। ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, वेंडर वाल स्ट्रेन, वेंडर वाल स्ट्रेन, इसको वीएस से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज द रिपल्शन बिटवीन, it is the repulsion between two group, it is the repulsion between two group, it is the repulsion between two group present at adjacent carbon, adjacent bond, adjacent bond। अब ये समझे यहां पर आप, मैं आपको बता रहा हूं, देखो देखो ये बोला गया है, पहले टॉर्जनल स्ट्रेन समझो। टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है, ये फ्रंट सीएच है, ये फ्रंट सीएच, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ना, फ्रंट सीएच, इट इज द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो सीएच बॉन्ड है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो सीएच बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। इट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सीएच बॉन्ड, फ्रंट सीएच बॉन्ड, और इट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ रियर सीएच बॉन्ड, रियर सीएच बॉन्ड। तो ये बोला इट इज द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ फ्रंट सीएच बॉन्ड एंड रियर सीएच बॉन्ड, दिस इज द एडजेसेंट बॉन्ड, एडजेसेंट बॉन्ड। तो इसके बीच रिपल्सन, इसी को क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। इट इज द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ फ्रंट सीएच बॉन्ड एंड रियर सीएच बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन। अब ये बताओ टॉर्जनल स्ट्रेन इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा, मतलब एक्लिप्स फॉर्म में ज्यादा होगा या स्टैगर्ड फॉर्म में ज्यादा होगा। देखो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के सामने यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है एक्लिप्स फॉर्म में, बट स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, देखो ये फ्रंट सीएच बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर और ये रियर सीएच बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर। इस केस में तो किसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, एक्लिप्स फॉर्म वाला में ज्यादा रिपल्सन होगा, स्टेगर्ड फॉर्म में कम रिपल्सन होगा। तो ये बात ध्यान रखना है क्या, ये जो आपका टॉर्जनल स्ट्रेन है, टॉर्जनल स्ट्रेन एक्लिप्स फॉर्म में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टेगर्ड फॉर्म। अब ये वेंडरवाल स्ट्रेन क्या होता है, इट इज द रिपल्सन बिटवीन दो ग्रुप। देखो ये फ्रंट सीएच ग्रुप है और ये रियर सीएच ग्रुप है, इन दोनों के बीच जो रिपल्सन होगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप के बीच जो रिपल्सन होगा, दैट इज कॉल्ड वेंडरवाल स्ट्रेन। इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्सन होगा दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन। और ये जो ग्रुप का रिपल्सन होगा, ये फ्रंट सीएच और रियर सीएच ग्रुप के बीच जो रिपल्सन होगा दैट इज कॉल्ड वेंडरवाल स्ट्रेन। तो अभी बताओ ये जो एक्लिप्स फॉर्म है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इनके बीच रिपल्सन ज्यादा होगा। बट स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, ये फ्रंट सीएच बॉन्ड और ये रियर सीएच बॉन्ड, मतलब ये जो ग्रुप है, ग्रुप दूर दूर हो गए हैं, तो इनके बीच रिपल्सन कम होगा। तो इसलिए बोलेंगे, यहां पर भी बोलेंगे, ये जो वेंडरवाल स्ट्रेन है एक्लिप्स का ज्यादा होगा स्टैगर्ड से। तो बताओ इन दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा बताओ, एक्लिप्स का या स्टैगर्ड का। तो देखो इन दोनों में ज्यादा रिपल्सन है, अगर रिपल्सन ज्यादा है
जहां पर रिपल्सन ज्यादा होता है स्टेबिलिटी उसका कम होता है। तो ये ध्यान रखना कि स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड जो होता है दैट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड। क्यों होता है इसका रीजन समझा दिया हूं बाय यूजिंग टॉर्जनल स्ट्रेन एंड वैन डर वाल्स स्ट्रेन। तो ये पोर्शंस भी आपका खत्म होता है। क्या क्या आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दैट वन इज और पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये समझ में आ गया ना, क्यों एक्लिप्स फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू स्टेगर्ड फॉर्म। क्या समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लिखें। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नाम से ही पता लग रहा है द इफेक्ट विच इज क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो यहां पर इसमें लिख ले ओनली इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब यहां पर समझना है कोई भी रिएक्शंस को अगर आपको समझना है तो उस रिएक्शंस में कुछ एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट, कोई भी केमिकल रिएक्शंस, कोई भी अगर मैकेनिज्म को आपको समझना है तो उसमें एक सबस्ट्रेट होता है और उसमें एक रीएजेंट होता है। रीएजेंट, ये सबस्ट्रेट क्या होता है? पहले रीएजेंट क्या होता है? जो कि अटैक करता है। विच अटैक, जो अटैक करता है उसको रीएजेंट बोलते हैं और जिस पर अटैक होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? विच इज बीइंग अटैक्ड, जिस पर अटैक होता है उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, जो अटैक करता है उसको रीएजेंट बोलेंगे। और ये दोनों आपस में ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। जो अटैक करता है रीएजेंट बोलते हैं और जिस पर अटैक होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये दोनों रिएक्ट कर कर एक इंटरमीडिएट बनाएगा। क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट बनाएगा। और फाइनली क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस में यही सिनारियो होता है, रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बीच रिएक्शंस होता है, इंटरमीडिएट बनता है और फाइनली एक प्रोडक्ट आपका बन जाता है। अब हमको क्या समझना है ना, ये रिएजेंट कितने तरह के होते हैं? रिएजेंट, ये जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट आपके दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट बेसिकली दो तरह का होता है। न्यूक्लियोफाइल, इसको हम Nu माइनस से डिनोट करेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसको बोलते हैं इट इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग। इनके पास ये क्या है? एक न्यूट्रल या निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है। ये लिख लो, इट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल और चार्ज निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, negatively charged species and which is loving positive charge। पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसको हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तलाश होती है क्योंकि इनके पास क्या होता है? इनके पास ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। इनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमेशा क्या? पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहेंगे। अब एक निगेटिवली चार्ज जो होगा पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल नाम से न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। क्यों पॉजिटिव चार्ज लविंग? क्योंकि इटसेल्फ इज न्यूट्रल और निगेटिवली चार्ज। और ये जो दूसरा होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल।
अब आप ही बताओ मुझे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बताओ। ये Electron loving. हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुड, इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा तो ये हमेशा किसकी तलाश में रहेगा बताओ। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब क्या, निगेटिव चार्ज लविंग, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, तो हम लोग यहां लिख लेना इट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल और पॉजिटिवली, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज स्पीसीज। देखो इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग क्यों है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पहले से ही चार्ज है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहता है। तो इट इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिवली, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली, निगेटिवली चार्ज लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये मैं बता दिया आपको। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझने के लिए सबस्ट्रेट पर बाद में हम चर्चा करेंगे। चलो अभी के लिए इतना ही रहने दो, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको रिएक्शंस इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बो एनायन क्या होता है, कार्बो एनायन क्या होता है, फिर रीअरेंजमेंट कैसे होता है कार्बोकेटाइंस में। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ओके ठीक है, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir.